तो अगली चीज है आपके पास बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक ही चीज है। आप चाहे बर्नौली ट्रायल्स बोले या बाइनोमियल ट्रायल्स बोले, दोनों में कोई खास फर्क है। बेसिकली बाइनोमियल ट्रायल्स को कुछ समय बर्नौली ट्रायल्स बोला जाता है या बर्नौली ट्रायल्स को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। अब इनकी खासियत क्या है वो समझ ले पहले, और ये कब एप्लीकेबल होगा प्रोबेबिलिटी में, इसकी भी कहानी समझ ले। ये उसी समय एप्लीकेबल होगा जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसमें दो ही चीजें मतलब दो आउटकम ही आ रहा हो, एक सक्सेस और दूसरा फेलियर। एक सक्सेस और तभी ये एप्लीकेबल होगा, पहली बात। दूसरी बात कि हम कितनी बार भी ट्रायल करें, यानी 10 बार हम फेंक दें, वो सक्सेस और फेलियर जो है वो चेंज, मतलब अगर पहली बार में हमारा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो 10 बार भी फेंके तो सक्सेस चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? और क्या खास बात हो सकती है? फिलहाल तो ये दो जरूरी बातें हैं जो हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स में होती है। ये जब होगा तभी हम बर्नौली ट्रायल्स का इस्तेमाल करेंगे, हम किसमें, प्रोबेबिलिटी में। और क्या खास बात हो सकती है कि जो भी सक्सेस और फेलियर है एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे? मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो फेलियर के प्रोबेबिलिटी से कोई उसका लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें होंगी। और अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 - क्या होनी है, P है। अब इसमें थोड़ा सा कहानी समझ ले कि क्या है बर्नौली ट्रायल्स। एक तरीके से जैसे मान लो एक क्वाइन को आपने टॉस किया तो कितने आउटकम्स हैं, 2, वो बात की बात। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर हेड को आप सक्सेस मानते हो ना तो बाय डिफॉल्ट हेड नहीं आना मतलब टेल आना अपने आप बाय डिफॉल्ट फेलियर बन जाता है। यानी क्वाइन को टॉस करना एक बर्नौली ट्रायल्स है। क्या डाइस को थ्रो करना एक बर्नौली ट्रायल्स है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। तो यहां सक्सेस कौन सा है और फेलियर कौन सा है हमें पता है। लेकिन अगर इसी में हम कुछ कंडीशन लगा दें, जैसे हम बोल दे गेटिंग आउटकम 6, कितना, अब ये बर्नौली ट्रायल्स हो गया। क्योंकि 6 जब आएगा तब हम उसको सक्सेस मानेंगे, बाकी कुछ भी आएगा तब हम उसको क्या मानेंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि 1/6 सक्सेस है तो फेलियर कितना है, 5/6। अब चाहे हम कितनी बार भी उस डाइस को फेंक दे, P और Q चेंज, यानी नॉर्मली डाइस फेंकना हमारा बर्नौली ट्रायल्स नहीं है। लेकिन अगर उसमें हम किसी कंडीशन को फिक्स कर दे कि यही हमारा सक्सेस है, बाकी सब हमारे लिए क्या है, फेलियर है, तब वो हम बर्नौली ट्रायल्स उसको बोल सकते हैं या बाइनोमियल ट्रायल्स बोल सकते हैं। डेली लाइफ में क्या हो सकता है बर्नौली ट्रायल्स, अगर आप सोचना चाहें, स्विच ऑन ऑफ, किसी क्वेश्चन का आंसर देना, करेक्ट इनकरेक्ट, जीतना हारना, मरना जीना, ठीक है। तो मतलब जहां 2 ही पॉसिबिलिटी है, अगर 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो आपको एक पॉसिबिलिटी को सक्सेस फिक्स करना पड़ेगा, उसको छोड़ के बाकी सारी जो पॉसिबिलिटी है उसको हम क्या मानेंगे, फेलियर मानेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पहले लिखेगा इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। बाइनोमियल ट्रायल्स भी बोल सकते हैं, जैसा अभी हमने बोला। पहला हमने क्या बोला कि कितने आउटकम्स होना चाहिए, 2 ही आउटकम्स होना चाहिए, ओनली 2 आउटकम्स। और उसको हमने क्या बोला है, सक्सेस एंड फेलियर, बस 2 ही होना चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि हर ट्रायल में वो फिक्स होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर remains unchanged in each trial, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तीसरी बात हमने क्या बोला, तीसरी बात एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी द ट्रायल
आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है। चौथी बात कि अगर हमारा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी P है तो हमारा फेलियर क्या होना चाहिए? सक्सेस अगर P है तो फेलियर हम क्या लिख देंगे बच्चे? 1 माइनस। क्या ये बात समझ में आ गई? ये हमारे बर्नौली ट्रायल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो फुलफिल करेगा उसी में हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन या आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम उसके फॉर्मूले को कैसे देख पाए। हाँ, तो अब अगली चीज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए टोटल ट्रायल्स जो हम ले रहे हैं n, टोटल ट्रायल्स कितना ले रहे हैं बच्चे? n। हमें r सक्सेस चाहिए। कितना सक्सेस जो हमें चाहिए वो कितनी बार चाहिए? r बार, यानी हमें जीतना कितनी बार? r बार। तो हम बेसिकली x की वैल्यू r रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? x की वैल्यू। तब यहां p x की x = r का जो फॉर्मूला आता है, थोड़ा ध्यान से देखना, वो आता है NCR p की पावर r और q की पावर n माइनस। क्या ये बात समझ में आ गई? यही हमारा क्या कहलाता है? बर्नौली या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। बोला है, कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें थोड़ी सी चीजें, ये तो आपकी बेसिक बातें हो गई जो आपको नॉर्मली मिलता है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है ना वो एटलीस्ट और एटमोस्ट, या जैसे भी बोले एटलीस्ट एटमोस्ट के ही केस में पूछा जाता है, और उस तरीके के केस में हमें कैसे काम करना होता है ये हमें देखना होता है। अच्छा, एक बात यहां याद रखेंगे जो अभी हमने बताया कि p प्लस q का सम हमेशा कितना होगा? हाँ, p प्लस q का समेशन हमेशा कितना होगा? 1 होगा। और p q ग्रेटर देन क्या होगा? 0। p और q क्या होगा? ग्रेटर देन 0। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन हम जो आपको बात बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि अगर एटलीस्ट और एटमोस्ट का केस हमसे दे दिया जाए, किसका? एटलीस्ट और। अच्छा, एक बात बता मुझे, इसको आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी लगा कर लिख सकते हो ना? एक चीज और हम बस बता रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, NCn-r p की पावर r q की पावर n-r लिख सकते हो। ये दिया नहीं, बस बता रहे, ये अपना कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी। लेकिन बेसिकली जो हमें ज्यादा इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है एटलीस्ट वाला। कितना? यानी हम बोल रहे हैं यहाँ पे अगला इसी में एटलीस्ट r सक्सेस, एटलीस्ट r सक्सेस, यानी कम से कम कितना बच्चे? r, और ज्यादा से ज्यादा कितना हमें नहीं पता, जितना मैक्सिमम होगा यानी n तक जा सकते हैं। तो एटलीस्ट r जब दिया रहेगा तो आप इसको ऐसे लिखोगे, p x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बच्चे? r। ठीक है, लिख रहे हैं हम इसको NC लैम्डा। क्या लिख रहे हैं? NC लैम्डा p की पावर कितना लिखे हैं? r लिखे या लैम्डा लिखे? बस इतना बता दें। लैम्डा लिया है तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? लैम्डा। इसमें कोई चेंज नहीं है, लैम्डा q की पावर n माइनस लैम्डा। लेकिन ये समेशन लगेगा, अरे कम से कम है ना, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। और r कहां से शुरू होगा? लैम्डा से, और कहां तक जाएगा? समझ में आया? जैसे हम बोले कम से कम हमें 2 चाहिए और हम ट्रायल 5 बार कर रहे हैं, तो शुरुआत कहां से करेंगे? 2 से। 2 वाला भी लेंगे, 3 वाला भी लेंगे, 4 वाला भी लेंगे। और क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? उसी तरीके से अगर हम बोले एटमोस्ट r सक्सेस, तो हम बोलेंगे कि हमारा p जो है वो x लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो इस फॉर्मूला में हम लिखेंगे NC, हाँ NC, अब यहां r, अब हमें r एटमोस्ट चाहिए। क्या चाहिए? यानी हम 0 से शुरुआत करके कहां तक जाएंगे? r तक जाएंगे। यानी अभी भी हम लैम्डा के टर्म में ही लिख रहे हैं। किसके टर्म में लिख रहा है? यानी हम NC लैम्डा लिख रहा है, p की पावर लैम्डा q की पावर n माइनस लैम्डा लिख रहा है। बस यहाँ समेशन पे देना ध्यान, कुछ दिख रहा है, r इक्वल टू 0 से सॉरी लैम्डा इक्वल टू 0 से लेके कहां तक? कहां तक? क्या ये बात समझ में आ रहा है? कहां पे? q की पावर, हाँ ये n माइनस लैम्डा। बात समझ में आ रहा है? 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, कहां तक जाएंगे? r तक, क्योंकि हमें r से ज्यादा नहीं चाहिए। तो लैम्डा आप इसको k भी लिख सकते हो, लैम्डा जरूर नहीं, k भी लिख सकते हो। k इक्वल टू 0 से लेके कहां तक? n तक, r तक, और उसमें k इक्वल टू
k इक्वल टू जो भी आपने r इक्वल टू k से लेके कहां तक n तक, बात समझ में आ रहा है। एटलीस्ट एट मोस्ट, बेसिकली इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर आपको 3 लेना है, 4 सक्सेस लेना है कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, तो आपको पता नहीं है कि किसको ऐड करना है किसको सब्ट्रैक्ट करना है। पिछले में भी तो देखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यस और नो, क्या 2 सक्सेस या 2 हेड चाहिए, 3 टेल चाहिए, वही चीज है, बस यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम इसको सक्सेस और फेलियर पे लिखना आसान बनता है। तो अभी हमने आपको बताया कि ये कंडीशन बेस्ड है, हर जगह आप नहीं लगा सकते, ये उसी समय लगा सकते हैं जब 2 ही पॉसिबिलिटी है। ये आपकी कहानी हो गई किसकी, बायनोमियल और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, और इसको इसमें जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रायल्स करते हैं, उसको हम बर्नौली ट्रायल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, उसको करके दिखाते हैं, इसको नोट करें फटाफट। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं, ये सब तो राम कहानी है। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, ए डाई इज थ्रोन 7 टाइम्स, a die is thrown 7 times। आगे कह रहा है what is the chance that an odd number turns up, an odd number turns up। पहला पार्ट इसमें दिया है exactly 4 times, और दूसरा क्वेश्चन दिया है एटलीस्ट 4 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम्स। ये आपके पास क्वेश्चन। अब थोड़ा समझें, आपको खुद ही समझ में आएगा कि अगर डाइस को 7 बार थ्रो करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस कैसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसने खुद ही फिक्स कर दिया कि अगर ऑड नंबर आएगा तो सक्सेस, बाकी सब केस में। तो अगर हमें बोले कि P की वैल्यू यानी सक्सेस, किसकी बात करें बच्चे, सक्सेस जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, P की जो वैल्यू है वो 1/2 है। हाँ यही बात है, 3/6, क्योंकि सैंपल स्पेस तो 1 2 3 4 5 एक काम लिख रहा है, हाँ या ना। अगर एक काम लिख रहे हैं तो हमारे पास ऑड नंबर 135 आ रहा है, 3/6 कितना हो रहा है, 1/2 हो रहा है। तो ये बात तय हो गई है कि Q भी कितना आ रहा है, यानी ये हमारे पास P और Q की वैल्यू आ गई। पहले क्वेश्चन में कह रहा है एग्जैक्टली 4 टाइम्स, यानी हमें सक्सेस कितना चाहिए, एग्जैक्टली 4, यानी R की वैल्यू कितनी है, अरे हाँ या ना। तो यहां हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो x = R है, R की जगह कितना है, तो कितना बार ट्रायल हुआ है, तो यहां क्या लिखोगे 7c P की पावर यानी 1/2 की पावर और Q की पावर 1/2 की पावर। क्या ये बात समझ में आ गई, सीधा सीधा सॉल्व करने का, 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये हो गया 1/2 की पावर 7, 4 3 7, हाँ या ना। बाकी आपका काम है 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 7 × 5 सॉरी 7 × 6 × 5, 4 तो गया और 3 × 2 गया। ठीक है, अब हमारे पास बच गया 1/2 की पावर 7। ठीक है, सॉल्व करके आप आंसर लिख लेना जितना भी आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 35/128, 35/128। क्लियर है, कोई दिक्कत है? अच्छा, अब इस बात को समझ, जो फॉर्मूला है वो तो इनइफेक्टिव हो जाता है अगर आपको कहानी समझ में आ गया। क्या रहा है एटलीस्ट 4 टाइम्स, एटलीस्ट यानी 4 वाला भी, 5 वाला भी, 6 वाला भी और 7 वाला, हाँ या ना। यानी अगर हम बोले कि Px ≤ कितना चाहिए, तो देख कैसे लिख रहे हैं, 7c4 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 3 प्लस 7c5 1/2 की पावर 5 एंड 1/2 की पावर 2 प्लस 7c6 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 1। अब लास्ट 7c7 1/2 की पावर 7।
और 1/2 की पावर 0। हाँ या ना बोल। सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, आंसर आएगा। हाँ या ना बताएं, कोई दिक्कत है या सॉल्व हो जाएगा? ये हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये बात हो गई कि इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। ये बच्चों वाले क्वेश्चन हम नहीं कराने वाले ज्यादा, ठीक है। तो हम लोग सीधे कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका देखेंगे मीन और वेरिएंस, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा काम का चीज है। क्योंकि आप जब पीवाईक्यू खोल के देखोगे तो उसमें आपको ज्यादातर किसके मिलेंगे क्वेश्चंस, मीन और वेरिएंस के मिलेंगे। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से काम उस पे होता है, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। इसको नोट करें फटाफट। हो गया। अगली चीज देखो, हम प्रूफ में नहीं जा रहे और प्रूफ का ही पूछा भी नहीं जाता है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखेगा, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो होता है एनपी। क्या होता है? और वेरिएंस जो होता है वो होता है बच्चे एनपीक्यू। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको पता चल गया होगा। कितना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन? रूट अंडर एनपीक्यू, जहां पे एन जो है वो है नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ पी जो है उसको हम मान रहे हैं सक्सेस, और क्यू जो है उसको हम मान रहे हैं। बस इतनी ही चीजें आपको दिमाग में रखनी है समझने के लिए। एक बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद पीवाईक्यू। पीवाईक्यू भी इसका बेसिक ही होता है, इसका पीवाईक्यू भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसानी है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है ए डाई इज थ्रोन 20 टाइम्स, ए डाई इज थ्रोन 20 टाइम्स। कितनी बार बच्चे? 20 बार। आगे क्या कह रहा है इसमें, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, greater than 4 is considered a success, is considered a success, full stop। आगे कह रहा है find the mean and variance of the number of success, find the mean and variance of the number of success। समझे, n की वैल्यू कितनी है, p हमारे पास कितना है, 4 से बड़ा आने पे हम उसको क्या मान रहे हैं, सक्सेस, यानी 5 और 6, 2/6, 2/6 दैट इज 1/3। q की वैल्यू 2/, यस और नो, q आ गया हमारे पास, p भी आ गया हमारे पास। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, मीन। क्या निकाल रहे हैं, मीन। हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है np, n हमारे पास है 20 और p की वैल्यू आ गई है 1/3, तो आंसर कितना आ गया, 20/3। और उसी तरीके से अगर हमसे कोई वेरिएंस पूछेगा तो हम बोलेंगे NPQ दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/, दैट इज 40/9। हाँ या ना बोल। और अगर कोई हमसे वेरिएंस पूछेगा तो हम वेरिएंस भी लिख ही देते हैं, रूट अंडर 40/9 दैट इज, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो 40 को हम लिख सकते हैं 10 चौका 40 है, √2√10 डिवाइडेड बाय कितना लिख सकते हैं, 3। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इस पे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस जो थोड़ा बेहतर हो सकता है, ये सब तो आसान क्वेश्चंस है, ठीक। लेकिन कंसेप्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी ही चीजें हैं, और मीन वेरिएंस क्या है इसको भी ध्यान, उसको भी ध्यान रखेंगे। XIPI पिछली क्लास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन XIPI, उसका वेरिएंस कितना होता था, XI
पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस मीन का, या फिर आप डायरेक्ट याद रखो पी आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन। ठीक, नोट करें, क्वेश्चन करें। हो गया मिटा दे। चल क्वेश्चन लिखेंगे। सपोज दैट %90 of people are right-handed. Full stop. What is the probability that at most 6 of a random sample of 10 people are right-handed? %90 लोग राइट हैंडेड है, हमारे पास 10 लोगों का एक सैंपल है, तो उसमें से कह रहा है कि एट मोस्ट कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। एट मोस्ट कितने होने चाहिए बच्चे? 6 होने चाहिए राइट हैंडेड। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कौन सा लगाना है? 0 से लेके 6 वाला। 0 से लेके हम पूरा नहीं सॉल्व करने वाले, आप करना बस कंसेप्ट बता रहे हैं। यानी एक सीधा सीधा बात है कि हमारे पास राइट हैंडेड को सक्सेस मान रहे हैं, राइट हैंडेड को, तो P की वैल्यू जो है वो 90% है, यानी हमारे पास P जो है वो 9/10 आ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो Q जो है वो 1/10 आएगा, है ना? हमें एट मोस्ट 6 चाहिए। क्या चाहिए? तो बेसिकली हमें एट मोस्ट 6 चाहिए, यानी हमें चाहिए Px लेस देन इक्वल टू, तो यहां लिखेंगे हम कितना? समेशन कितना? आर के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, आर के टर्म में या जिसके भी टर्म में, ये आप मान लो के टर्म में लिख रहे हैं। के इक्वल टू 0 से लेके कहां तक? तो यहां लिखोगे 10c(k), है ना? और p की पावर k और q की पावर 10 - k, है ना? बोल, कोई दिक्कत है? तो अगर यहां पे हम सारी वैल्यू को रख दें तो ये हमारे पास आ रहा है कितना? k इक्वल टू 0 से लेके कहां तक? 6 तक, है ना? यहां पे 10c(k) आ गया। P हमारे पास कितना है? 9/10, और इसकी पावर कितनी आ गई? K, और Q कितना है? 1/10, और इसकी पावर कितनी आ गई? 10 - K। अगर हम थोड़ी देर के लिए ओपन कर दें 1-2 टर्म, तो हमारे पास आ रहा है 10c 0, 9/10 की पावर 0, 1/10 की पावर 10, ठीक है, प्लस 10c1 9/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 की पावर 9, प्लस 10c2 9/10 की पावर, बोलेगा 2, यहां पे 1/10 की पावर 8, और प्लस 10c3 9/10 की पावर
3 और 1/10 की पावर 7 और प्लस 10c 9/10 की पावर 4 1/10 की पावर 6 प्लस 10c 5 9/10 की पावर 5 और 1/10 की पावर 5 और प्लस 10c 6 9/10 की पावर 6 एंड 1/10 की पावर 4। दैट्स ऑल। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू भी है। अब इसमें तो इतना ज्यादा लिखना पड़ा, हम उस दूसरे पहलू पे जाना चाहते हैं। बुक्स में आपको यही सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनको सॉल्यूशन से मतलब है। अब थोड़ा इसका दूसरा पहलू समझना और इसी पे ज्यादा काम करेंगे अगर हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट होगा। हमें एट मोस्ट क्या चाहिए और टोटल है कितना? 10। तो एक बात बता, उस 6 को कैलकुलेट करना आसान है या उस बचे हुए 4 को कैलकुलेट करना आसान है? बस इसको याद रखना। P अगर यहां एटमोस्ट 6 है, एटमोस्ट क्या है, तो लिख देना 1 माइनस समेशन लगा दे रहा है R इज इक्वल टू, या यहां K इज इक्वल टू 7 से लेके कहां तक, यहां लिखेगा 10C K, यहां लिखेगा P की पावर K और Q की पावर 10 माइनस K। इसमें मात्र 4 ही है, इसमें हमें 7 से शुरू करना है, 6 तो हमें चाहिए, 7 8 9 10 4 ही, और यहां कितने थे? 6। ये जरूरी है और फर्क हो सकता है। मान लें 20 ट्रायल्स हो, 20 पीपल्स हो और हमसे क्या बोल दे, अगर हमसे बोल दे कि एटलीस्ट 2 चाहिए, एटलीस्ट, अब एटलीस्ट 2 चाहिए तो तुम क्या करोगे? 3 वाला 4 वाला 5 वाला सब कैलकुलेट करोगे? नहीं, तुम बोलोगे एटलीस्ट 2 चाहिए ना, तो बाकी वाला को हटा दो ना उसमें से, 1 में से। अरे एक सेकंड, हम बात बता रहे समझ, कि हम इसमें तुमसे पूछे कि हमसे एटमोस्ट चाहिए, एटमोस्ट 6, तो 6 से ज्यादा कितने थे? 4 थे, तो हम उसको 1 में से हटा दिए ना, सीधा सीधा बात है। अगर हम तुमसे इसमें पूछते कि हमें एटलीस्ट 2 चाहिए, कम से कम, समझना, कम से कम 2 चाहिए, तो तुम 2 वाला भी लेते, 3 वाला भी, 4 वाला भी, 5 वाला भी, 6 7 8 9 10 सब लेते। लेकिन अगर कम से कम 2 चाहिए तो क्या नहीं चाहिए? 0 और नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, तो 1 में से उस 0 और 1 वाले 2 केस को हटा दे, जो बच गया उस सब में कुछ ना कुछ तो है। ये भी पीएनसी में ही किया था कि अगर हमें 2 चाहिए तो उससे कम, यानी हमें 1 वाला नहीं चाहिए और 0 वाला नहीं चाहिए, तो 1 में से उस दोनों को क्या कर दो? हटा दो। सीधा सीधा बात है, समझ में आ रही बात? कोई कंफ्यूजन है? नोट करेगा, तब तक हम अगला क्वेश्चन चिपका देते हैं। कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स twice as often as it fails, full stop, then find the probability that in the next 6 trials there will be at least 4 success. There will be at least 4 success. ठीक है, लिखते रहे, एक और क्वेश्चन लिख देते हैं तब तक। What is the probability of guessing correctly at least 8 out of 10 answer, at least 8 out of 10 answers on a true false examination? ठीक है, ये दो कुछ हो गया, इधर वाला हो गया।
सोचेगा क्या कह रहा है पहला, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। जो बात छुपी है बस इसी लाइन में छुपी है, क्योंकि इसमें पी और क्यू नाम की कोई चीज और ना हम निकाल पा रहे हैं। हाँ ये बात पता है कि हमें 6 ट्रायल्स में 4 सक्सेस चाहिए, 6 ट्रायल्स में 4 सक्सेस चाहिए। ये बात पता है कि एन की वैल्यू 6 है, आर की वैल्यू 4 है, लेकिन पी क्या है क्यू क्या है नहीं दिया है, इसीलिए वो पहला लाइन 2 बार पढ़े ध्यान से। कह रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट सक्सेस ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स, यानी अगर एक बार सक्सेस हो रहा है तो 2 बार क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो क्या यहां से एक रिलेशन बन के निकल रहा है? क्या रिलेशन बन के निकल रहा है कि P जो है बेसिकली कितने के बराबर है, ट्वाइस ऑफ। क्या ये बात क्लियर है? और सभी जानते हैं, अब इसमें जो थ्योरी वाला पार्ट नहीं याद रहेगा तो नहीं होगा, सभी जानते हैं कि P प्लस Q कितना होता है। तो यहां से आप किसी की वैल्यू निकाल लो, अगर यहां से आप P की वैल्यू या Q की वैल्यू निकालते हो तो 1 माइनस P आता है, हाँ है ना। तो यहां क्या रखने वाले हो, P 2 और Q के जगह क्या रखने वाले हो, 1 माइनस P। तो यहां से P इक्वल टू 2 माइनस कितना आ रहा है, 2P, तो 3P इक्वल टू 2 आ रहा है, तो P की वैल्यू 2/3 आ रही है, हाँ या ना बोल। और P की वैल्यू अगर 2/3 आ रही है तो Q की वैल्यू 1/3 आ रही है। ये बात समझ में आ गया? P Q आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। हमें कितना चाहिए बच्चे क्वेश्चन में, एटलीस्ट 4 चाहिए, यानी 4, 5 और 6 हमें लेना पड़ेगा। यानी जो हमें चाहिए वो चाहिए P x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ या ना, सही बात लिखा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो कितने हैं, 6C 4, 2/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 2, प्लस 6C 5, 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 1, ले प्लस 6C 6 लेके रख ले, हाँ 6C 6 प्लस यहां क्या लिख देगा, 2 की पावर 6 और 1/3 की पावर 0। सॉल्व कर लेगा आंसर आ जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है? हम लिख देते हैं, आप चेक कर लेना। 496 अपॉन ये आ रहा है आपके पास 720, कितना बच्चे, 720। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन के बारे में कह रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 आंसर ऑन ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। यानी सीधा सीधा बात है, P मतलब 1/2 और Q मतलब 1/2, या तो वो सही हो सकता है या तो वो क्या हो सकता है, गलत। अब एक बात बता, कह रहा है कि उसको एटलीस्ट 8 सही होना चाहिए, 9 भी सही होगा और 10 भी सही होगा तो चलेगा, माइनस करना है, समझदारी नहीं है। एटमोस्ट कहता तो इसी की समझ चाहिए, एटलीस्ट हमें 8 चाहिए, यानी 8, 9, 10 चाहिए। अब इसको निकालना आसान है या 1 में से सब्ट्रैक्ट करना आसान है, इसको निकालना आसान है जहां तक हमें लग रहा है। तो सीधा सीधा है, कितने 10 है, तो सीधे हमें चाहिए Px ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो यहां लिखेगा 10C8 1/2 की पावर, छोड़ दे, अब इतना तो समझ ही गए हैं, दोनों सेम ही है। और प्लस 10C9 1/2 की पावर 10 और प्लस 10C10 1/2 की पावर 10, हटा ले, यहां से आ जाए 2 की कितनी है भैया, 10 बाहर कॉमन कर दे, तो यहां से आ गया हमारे पास 10C8। 10C8 कितना होता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, हाँ यहाँ 10 9 90 यानी 45, सोच ले। अच्छा उसके बाद 10C9 10 ही होता है और ये तो 1 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 45, ये कितना था, 10 था ना, 45 10 55 1 56, 56 डिवाइड बाई 2 की पावर 10, हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है क्या, क्लियर हो जाएगा? अरे हो जाएगा ये, 7/128 दिया है, क्या सही है क्या? हाँ सही है, ठीक है। 7 8 है 56, यानी 7 × 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10, यानी ऊपर आ जाएगा 7 अपॉन नीचे आ जाएगा 128, सही बात। थोड़ा हम लोग ज्यादा जल्दी करें, चलेगा, हाँ ये ठीक है, दिख रहा है तो इसका इस्तेमाल करें, बर्नौली ट्रायल्स में ये फायदा हो रहा है, दूसरे जगह थोड़ी हो रहा है। जब सेम है तो बाइनोमियल तो पढ़ ही चुके हैं, इतना थोड़ा मोड़ा, हाँ ठीक है। हाँ ये भी बात समझ ले कि जिसको बाइनोमियल नहीं आता उसको ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी भी नहीं आने वाली, क्योंकि उसको फिर कॉम्बिनेशन ही सॉल्व करने नहीं आना। इसी रीजन के चलते इसको 11th में नहीं पढ़ाया जाता। 11th में केवल आपसे क्या लिखवाया जाता है, सैंपल स्पेस, चाय की खुशबू अच्छी आ रही, लेकिन उसमें चाय कितना है, चल ठीक है, नोट करेगा।
चल तो एक छोटा सा चीज और है, वो भी देख लेते हैं। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। बहुत छोटी सी चीज है, कुछ खास तवज्जो नहीं करते इसको। ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, ठीक, ऑफ एन इवेंट। बहुत सिंपल सा कहानी समझा देते हैं। फेवर का मतलब फेवर वाला ऊपर रहेगा और अगेंस्ट वाला नीचे रहेगा। अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट वाला ऊपर रहेगा और फेवर वाला नीचे रहेगा। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ऊपर और नीचे दोनों सैंपल स्पेस से डिवाइड। समझ में आई क्या बात बोले? जैसे अब लिख देते हैं इसी चीज को कि अगर ऑड्स इन फेवर हमें पूछ रहा है, पहले कुछ चीजें लिख लें कि अगर हमारे पास फेवर जो है किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ई है, ठीक है। मान लीजिए ई हमारे पास ई भी एन इवेंट है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? इट्स कंप्लीमेंट इज ई डैश। मान लीजिए ई डैश यानी 1 माइनस ई, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? और एस जो है हमारे पास सैंपल स्पेस है। क्या है? एस हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे सैंपल स्पेस है। तो एक बात हम बता दें यहाँ पे, अब पहले ऑड्स इन फेवर्स ऑफ इवेंट जिसको हम लिखते हैं ऐसे एन ई डिवाइडेड बाई कितना? एन ई कॉम्प्लीमेंट। एन ई डिवाइडेड बाई कितना? एन ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी जो उसके फेवर में, जो अगेंस्ट में। दूसरी बात कि अगर ऑड्स अगेंस्ट पूछ दे हमसे, ऑड्स अगेंस्ट ऑफ इवेंट पूछ दे, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे? एन ई कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाई कितना? कोई दिक्कत है क्या? अब सीधा सीधा बता, इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो क्या यहां से तुम्हें एक फॉर्मूला और दिख रहा है क्या? आया ना? इसको और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं क्या? ऐसा लिख रहा है क्या? लिख सकता है ऐसा? सारी चीजें एक ही चीज है। उसी तरीके से यहां पे भी लिख सकता है पी ई कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाई कितना बच्चे? पी। बात समझ में आ रहा है? अच्छा एक और बात, कोई एक दिया रहे तो हम बाकी दो निकाल सकते। कोई एक भी दिया रहे तो बाकी दो हम निकालने में सक्षम है। फॉर इफ लिख दे यहां पे नोट करके, हम इस पे करके भी दिखा देते हैं आपको। इफ एनी वन ऑफ पीई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कोई आपके पास एक दिया रहा है पीई कॉम्प्लीमेंट दिया रहा है, यानी आप इसको पीई दिया रहा है मान लो, और इन फेवर्स दिया रहा है, और इन फेवर दिया रहा है, या फिर और अगेंस्ट दिया रहा है, then other two can be calculated. other two can be, क्या मतलब है इसका समझा रहे हैं हम आपको क्वेश्चन से कि जैसे मान लीजिए आपके पास कि पीई जो है 2/7 दिया है। पीई आपके पास क्या दिया है? 2/7। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड बाकी चीजें जो अदर क्वांटिटी जो भी है, ठीक है। अब एक बात बता, पीई अगर हमारे पास दिया हुआ है तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। पीई दिया है, और अगर ऑड्स इन फेवर निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? समझना थोड़ा। ऑड्स इन फेवर अगर हम निकालना चाहें तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? पीई डिवाइडेड बाई पीई कॉम्प्लीमेंट लिख दे अभी, ये लिख सकते हैं। अच्छा, पीई हमारे पास कितना दिया है और पीई कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया। पीई हमारे पास दिया है 2/7 और पीई कॉम्प्लीमेंट 1 - 2/7, यानी हम अगर इसको लिखें ऑड्स इन फेवर को,
ऑड्स इन फेवर है, ऑड सेकेंड्स है, ऑड्स इन फेवर है, ऑड्स इन फेवर लिखे हैं तो ये 2/7 डिवाइडेड बाई 5/7, तो क्या है आपको 2/5 दिख गया। तो क्या आप मुझे ऑड सेकेंड्स बता सकते हो क्या? सीधा सीधा पलट दो 5/2, क्यों उलझना, वैसे वहां से भी निकल सकता है। तो अगर एक भी चीज दिया है तो हम बाकी चीज निकाल सकते हैं, हाँ या ना। जैसे मान ले एक और एग्जांपल ले ले, ऑड सेकेंड्स हमारे पास दिया है, ऑड अगेंस्ट हमारे पास दिया है 3/11, ऑड अगेंस्ट कितना दिया है हमारे पास 3/11। तो ऑड्स इन फेवर बता, ऑड्स इन फेवर बता, हाँ सीधा सीधा बात है, कितना 11/3। तो हम अगर पूछ ले आपसे कि हाँ इसको अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम निकालना चाहें, अगर हम पीई निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, तो क्या निकालने वाला पीई, पीई निकाल रहे हैं तो ऊपर कितना चाहिए, पीई फॉर्मूला देखना, पी यही से निकाल लेना, यहीं से निकल रहा है ना। पीई क्या है, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट ही तो है, एन ई कंप्लीमेंट, तो कितना है 11 दिन 14 होने वाला है। हाँ सोच ले, आप सोच के बताओ कितना आने वाला है। अरे फेवर में कितना है, पीई का मतलब ई के फेवर में कितना है, यहां फेवर में कितना 11 है, और टोटल कितना है, अरे पीई का मतलब क्या है, फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल, यही लिखोगे ना। नहीं आ रहा है अभी भी शकल से, ये ऑड्स अगेंस्ट 3/11 है, ये बात समझ में आ रहा है, ऑड्स इन फेवर पलट गया। अब जब हम पीई लिखते हैं इसका क्या मतलब है, फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाई टोटल, यही लिखते हैं ना भैया। फेवरेबल टू ई में अगर ये ऑड्स इन फेवर है तो फेवरेबल कितना है, 11 फेवर में और 3 अगेंस्ट में, तो टोटल है कितने, अरे अभी नहीं आया, आ गया तो आ गया। तो एक और बता, मान ले ऑड्स इन फेवर दिया है 3/8, कितना, तो ऑड्स अगेंस्ट बता, ओके एजीआईएनएसटी ऑड्स अगेंस्ट हो गया 8/3। तो मुझे पी ई डैश बता, हाँ 8/11, तो पीई कितना होगा, अरे आया नहीं आया, अभी भी नहीं आया, आ गया, सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो थोड़ा सिंपल सी चीज है, बस प्रोबेबिलिटी की कहानी है। ये है क्या कुछ अलग चीज है क्या, नहीं, मतलब जो हमारे सपोर्ट में है और जो हमारे विरोध में है उसी का एक टर्मिनोलॉजी दे दिया। अगर टोटल आउटकम हमें निकालना है तो अभी भी उस दोनों को हम ऐड ही कर रहे हैं, यही कहा जाता है ऑड्स अगेंस्ट और ऑड्स इन फेवर, सिंपल है, बात समझ में आ रहा है। तो इसका जरूरत पड़ने पे हम दूसरी चीज निकाल सकते हैं, जैसे ये पहले हम प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास m फेवरेबल आउटकम है और टोटल आउटकम n है, तो हमारा नॉन फेवरेबल ही ऑड्स अगेंस्ट कहला रहा है वहां पे, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, n-m लिख रहे हैं। अरे आ रहा है नहीं आ रहा, वही चीज है डेफिनेशन से पहले, ये 11th क्लास में ही पढ़ना था, हम भूल गए उस समय बताना क्योंकि उतना तवज्जो मिलता नहीं है। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन के पहले पढ़ना है। ये इवेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी तो बाद में इसने इन्वॉल्व किया, ये कहानी किसकी है, यानी ऑड्स अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट और ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, इवेंट की चर्चा कर रहा है, प्रोबेबिलिटी तो हम इन्वॉल्व कर लिए इसमें, बात समझ में आ रही है। ये हुआ आपका प्रोबेबिलिटी का अध्याय समाप्त। इतनी चीजें प्रोबेबिलिटी में पढ़नी है। हाँ हमने आपको पहले ही बताया कि कुछ सालों पहले कुछ क्वेश्चंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से पूछे गए हैं, यानी पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पूछे गए हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं, क्यों पूछे गए आई डोंट नो, लेकिन फिर भी अगर हमें वो क्वेश्चन मिलेगा तो उसका कंसेप्ट हम वहीं बता जाएंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, उसके ज्यादा डीप नॉलेज में आप नहीं जा सकते क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हिस्सा है। ठीक है, कोई दिक्कत है नोट करें। इति श्री देवाखंडे सप्तम अध्याय समाप्तम, खत्म। नोट करें, अब इस पे देखते हैं हम लोग क्या किया जा सकता है।